नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त कई मोर्चों पर अलग अलग चीजें आपको नजर आ रही होंगी और ये सिर्फ कांग्रेस बीजेपी के बीच ही नहीं है, पार्टियों के अंदर भी कुछ हलचल चल रही है। और ऐसी ही हलचल तब शुरू हो गई जब उमा भारती से मिलने ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके बंगले पर पहुंचे। इस मुलाकात को लेकर कई सवाल भी उठने लगे। क्या यह बीजेपी में जल्द से जल्द स्थापित होने के लिए सिंधिया की कोशिश है या फिर उमा भारती के वापसी का एक रोडमैप तैयार हो रहा है? वैसे पिछले कुछ दिनों में उमा भारती जिस तरह से मध्य प्रदेश में सक्रिय हुई है, उसके बाद ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर क्या है उमा भारती का गेम प्लान। श्यामला हिल्स का B6 बंगला, ये उमा भारती के बंगले का पता है और ये तस्वीरें भी वही की हैं जब उमा भारती से मिलने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके बंगले पर पहुंचे, जहां सिंधिया का स्वागत मंत्रोच्चार से किया गया। इसे आप बदलती बीजेपी, बदलते सिंधिया और बदलती उमा भारती के तौर पर भी देख सकते हैं। मंगलवार को उपचुनाव में प्रचार के लिए रवाना होने से पहले सिंधिया एयरपोर्ट से सीधे उमा भारती के घर पहुंचे, जहां दोनों के बीच काफी देर तक बंद कमरे में चर्चा हुई। बाहर निकले तो बयान नजदीकी रिश्तों वाला आया। तो मैं तब से जब पैदा ही हुआ बालक थे, तो मेरे लिए उनका ये संबंध है ना, ये हमेशा रहा है। जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी तब, जब यहाँ भाजपा की सरकार थी तब, जब केंद्र में भयानक वाला आशीर्वाद है, प्रचंड मेरा आशीर्वाद है। उनका नाम ही ज्योतिरादित्य है, वो जगमगाएंगे। उमा भारती जी के साथ मेरा एक पारिवारिक संबंध है और आज भाजपा में प्रवेश लेने के बाद मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनका आशीर्वाद दूं। वैसे तो इसे सामान्य मुलाकात माना जा सकता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों की मध्य प्रदेश की राजनीति में उमा भारती को देखकर कई सवाल खड़े होते हैं। कुछ दिन पहले उमा भारती ने विकास दुबे को लेकर सीएम और गृह मंत्री से बात करने को कहा था। उमा के कट्टर समर्थक प्रद्युम्न लोधी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। तो सवाल ये है कि आखिर उमा भारती के इतने सक्रिय होने की क्या वजह है? क्या बीजेपी आलाकमान और संघ ने उमा को मध्य प्रदेश में फिर से लाने का रोड मैप तैयार कर लिया है? क्या उमा भारती लोधी की छोड़ी हुई बड़ा मलहरा सीट से चुनाव लड़ेंगी? क्या ये बीजेपी के एक और चेहरे को मध्य प्रदेश में स्थापित करने की तैयारी है? वैसे इन सवालों को अगर उमा भारती से जोड़कर देखें तो इनका जवाब हाँ की तरफ इशारा करता है, क्योंकि उमा भारती की आक्रामक शैली, ओजस्वी भाषण शैली, महिला होना, जातिगत समीकरण, वो सारे पहलू हैं जो उन्हें बड़ा नेता बनाते हैं। इसके अलावा 10 साल की दिग्विजय सरकार को भारी बहुमत से हराना उनके खाते में जाता है। वैसे बीजेपी नेता ऐसी संभावना से इनकार कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस सिंधिया के जरिए बीजेपी नेताओं पर निशाना साध रही है। ज्योतिरादित्य जी हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं, वरिष्ठ नेता, उनका स्वागत है। उमा जी हमारी बहुत पुरानी और उन्होंने पहली बार मुझे मंत्री पद से नवाजा था। कैबिनेट मंत्री बनाने का श्रेय अगर मैं किसी को दूं तो उमा भारती जी को दूं। दोनों हमारे वरिष्ठ नेता हैं। उनके परिवार के तो हो ही गए, वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए। उमा भारती बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर नए गठबंधन हुए हैं और सिंधिया जी का दबाव भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से है। जो विभाग बैठे हैं उसमें पूरी उनकी चली है। सिंधिया और उमा की मुलाकात न सिर्फ उमा भारती के फिर से बढ़ते कद को बताती है, साथ ही ये भी इशारा करती है कि अब तक भोपाल में सिर्फ सीएम शिवराज और नरोत्तम मिश्रा के घर गए सिंधिया जल्द से जल्द बीजेपी में खुद को स्थापित करना चाहते हैं। आखिर में तस्वीर सिंधिया की दादी राजमाता वसुंधरा राजे सिंधिया की, जिन्होंने उमा भारती को राजनीति की राह पर चलना सिखाया। नवीन सिंह के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो राजनीति में कब कहां किसके लिए कोई गेम तैयार हो जाए, किसके लिए कोई प्लानिंग बनने लग जाए, कुछ नहीं कह सकते। और ऐसे ही कुछ सवाल जिनमें
जनता सोचती है कि शायद कुछ नहीं कह सकते, ऐसे ही अनबुझे सवाल हम लेकर आते हैं और उन्हीं पर सवाल पूछते हैं। और आज हमारा सब्जेक्ट यही है कि आखिर इसके पीछे कोई गेम प्लान है या फिर एक नॉर्मल मुलाकात है, और इससे पहले उमा भारती की जो सक्रियता थी वो क्या थी, और उसके बाद लोधी का आना, सब कुछ स्क्रिप्टेड है क्या, और इस स्क्रिप्ट में क्या है, ये भी हम बताने की कोशिश करेंगे। ओम प्रकाश सकलेचा साहब कैबिनेट मंत्री हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका। पीसी शर्मा साहब कांग्रेस विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, ऐसे में वो भी बहुत राजनीति को बारीकी से समझते हैं। उनका भी हम यहाँ ज़रूर बातचीत करते करते उनका भी अनुभव लेंगे, अनुभव लाभ ज़रूर लेंगे। सबसे पहले मैं पीसी शर्मा साहब आपके पास आऊँगा, कैबिनेट मंत्री जी, लेकिन ज़रा पीसी शर्मा साहब पर एक विपक्ष के तौर पर कैसा सोचते हैं, क्या इसमें कोई प्लानिंग नज़र आती है क्या? क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनके खिलाफ प्लानिंग हुई है, तो कम से कम प्लानिंग को तो वो अच्छे से समझते होंगे। पीसी शर्मा साहब, साध्वी जी का कुछ दिनों पहले एक्टिव होना, साध्वी जी के रडार पर कौन रहता है ये भी आपको पता है, फिर सिंधिया जी का उनसे मिलना, क्या लग रहा है ये कुछ एक नई कहानी को जन्म दे रहा है, एक नई स्क्रिप्ट को जन्म दे रहा है, या एक स्वाभाविक मुलाकात हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी में नई नई खिचड़ियाँ पक रही हैं। अभी जिस तरह से सिंधिया जी के दबाव में भारतीय जनता पार्टी ने और शिवराज जी चौहान जो मुख्यमंत्री है उन्हें सरेंडर किया। मंत्रिमंडल के गठन में आधा मंत्रिमंडल वो है जो कांग्रेस से जो विधायकों की खरीद फरोख्त हुई और वहाँ पर आए, आधा मंत्रिमंडल वो है जी। उसके बाद एक मंत्री जो खनिज मंत्री थे उनको अध्यक्ष बना दिया, और जैसा कि कहा गया कि जो मैंने उनका अभी बाइट सुनी उमा भारती जी की, हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, तो पारिवारिक रिश्ते थे तो सिंधिया जी इसके पहले भी 2 बार आए, तब नहीं मिले उनसे। उसके अलावा पारिवारिक रिश्ते थे तो यशोधरा राजे सिंधिया को उस समय मंत्री बना था जब मुख्यमंत्री थी। तो मैं सोचता हूँ कि इस तरह के कोई पारिवारिक रिश्ते समझ में तो नहीं आ रहे। लेकिन जिस तरह से शिवराज जी चौहान बैकफुट पे आए मुख्यमंत्री जी, और उनकी चली नहीं मंत्रिमंडल के विस्तार में, जो सिंधिया जी का दबदबा था, जो दौड़ लगवा दी उन्होंने दिल्ली तक, और जिस तरह से जो मलाईदार विभाग थे जी वो दिल्ली तक, और अब उसके बाद ये किया उनने कि उमा भारती जी का जो रिश्तेदार है, मैं जैसे जानता हूँ प्रद्युम्न लोधी, जो प्रद्युम्न लोधी जी जो विधायक थे जिन्हें इस्तीफा दिया, वो फूट के रोए थे जब कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया था कि आप हमको छोड़ के नहीं जाओगे, सिर पे हाथ रखा लिया। ऐसा विधायक कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाता है और उसमें भूमिका उमा भारती जी की रही। तो इस भूमिका से ये सीट खाली होने से निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कि हो सकता है कि हाईकमांड का कहीं से कहीं वो मिला हो सिंधिया जी को, ये बड़ा मलेरा इशारा जी, बिल्कुल आगे चल के बड़ा इशारा कर रहे हैं शर्मा साहब, उमा भारती जी एक्टिव होंगे, एक बड़ा और एक लंबा इशारा कर रहे हैं आने में बड़ा मलाला से बड़ा वो हो सकता है। और वहाँ के जो कलेक्टर हैं सुरेंद्र सिंह, वो भी इनके रिश्तेदार हैं उमा भारती जी के। तो कुल मिला के जितने भी गणित बैठ रहे हैं कि आगे राजनीति में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में क्या होगा, ये एक कहीं ना कहीं इशारे से समझा जा सकता है। और हम देख रहे हैं कि असंतोष, चाहे पवैया जी हो, चाहे मलैया जी हो, चाहे बिश्नोई जी हो, चाहे दीपक, जो एक जो असंतोष भड़क रहा है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन पवैया जिस तरह से नरेंद्र सिंह तोमर जी के एक खास सलाह नरेंद्र सिंह जी ने ये कहा कि ये जो कांग्रेस से लोग आते जा रहे हैं तो हमारा हिस्सा खा रहे हैं, तो हिस्से वाली बात भी वहाँ सब चल रही है। तो कुल मिला के घालमेल है और खिचड़ी पे खिचड़ी पक रही है, रोज नई खिचड़ी पकेगी वहाँ पे, रोज नई खिचड़ी पक रही है। जरा इनका कोई लेना देना नहीं विकास से, इनका कोई लेना देना नहीं जनता से। जैसा मुख्यमंत्री ने कहा था उनसे भी कि मंथन हुआ है, मंथन के बाद अमृत और विष आएगा, तो विष तो मध्य प्रदेश की जनता पी रही है, अमृत जो कैबिनेट में आए वो लोग पिएंगे। जी जी।
ओम प्रकाश सकलेचा साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बधाई आपको कि आप कैबिनेट मंत्री बने हैं और एक बड़ा विभाग आपको मिला, उसकी जिम्मेदारी भी मिली है। और आपका जैसा नेचर है, जितना मैं समझता हूँ, जितना आपको जानता हूँ, जितना मैं परिचित हूँ, आप उस हिसाब से काम करेंगे भी बड़ी ईमानदारी से। और एक अपने क्षेत्र में आपकी अच्छी छवि है। मंत्री जी, पीसी शर्मा साहब, मैं सकलेचा साहब से बात कर लूँ थोड़ा, मैं आपके पास फिर आऊँगा। ओम प्रकाश जी, हाँ नहीं, मैं एक चीज थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। हाँ सर बोलिए। मैं मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जी जी। और इनकी विधानसभा में परफॉर्मेंस देखी है जी। मैं समझता हूँ, मैं आदरणीय सकलेचा जी को बधाई देना चाहता हूँ जी। ये मंत्री पहली बार बने हैं जी। और विधानसभा में इनकी परफॉर्मेंस देखी है, बहुत ही विधायक के रूप में जी। इन्होंने बहुत ही ठोस और अच्छे मुद्दे उठाए थे और हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भी इनके कायल थे। जी, चलिए, तो अब कायल तो थे लेकिन विपक्ष के तौर पर बैठे हैं आपको घायल करने के लिए। देखता हूँ क्या उनके पास तर्कश में तीर है। सकलेचा साहब, जो भी आरोप लगे हैं और राजनीति, देखिए, जितना मैंने फिर वही वहाँ से शुरू करूँगा, जितना मैं आपको समझता हूँ, बहुत सोच समझकर, बहुत तोल मोल कर आप बोलते हैं, लेकिन आज आपसे बोलने में ईमानदारी की उम्मीद रखता हूँ मैं। आप ये जो मुलाकात हो रही है, इस मुलाकात के पीछे आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आप भी कोई नॉर्मल नेता नहीं है, आपका परिवार भी मध्य प्रदेश की कमान संभाल चुका है, आपके पिता मध्य प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं। जी जी, नमस्कार। मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ जी कि कोई भी नेता हो, हर समय हर व्यक्ति से लाइव संपर्क रख पाना किसी के लिए संभव नहीं है। जरूरतें और परिस्थितियाँ ये सब मीटिंगें ऑर्गेनाइज कराती है। व्यवहारिक बात है कि अगर अपन ये बोले कि पहले दिन सिंधिया साहब पधारे, वो सब नेताओं से क्यों नहीं मिल पाए, ये संभव नहीं था। हर चीज की एक प्राथमिकता की सूची बनती है, उस सूची के अनुरूप वो धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ते हुए सबसे मिल रहे हैं। उनका मेरे पास भी फोन आया, मैंने भी उन्हें बधाई दी, स्वागत किया। उनने अपने दादी के संबंध और हमारे पिताजी के संबंध की चर्चाएं हुई। तो ये एक व्यवहारिक जानकारी है। हर चीज को शंका की नजर से देखेंगे तो जीवन में आप शंका और शंका के सवालों और उत्तरों में खो जाओगे। लेकिन सकलेचा साहब आप देखिए ना, शंका क्यों ना करें, क्योंकि अभी तो इतने सारे समीकरण चल रहे हैं कि कुछ कह ही नहीं सकते। किसको क्या डिपार्टमेंट मिलना था, बहुत देर हुई, ठीक है, किसे मंत्रिमंडल में लेना है, बहुत देर हुई। कब लोधी साहब रो पड़े, कब लोधी साहब बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए साहब, अभी तो क्या है कि हर वक्त शंका करना पड़ रहा है और हमें तो शंका के हिसाब से ही सवाल करना पड़ता है। देखिए, ना मेरा बिल्कुल अलग सोच है। मैंने 20 साल अपनी विधानसभा में किसी पे शंका नहीं करी। मेरे सामने जिसने चुनाव लड़े वो सब मेरे अभिन्न मित्र है। और मित्र इसलिए नहीं है कि भैया मैं कोई हर चीज कोई, लेकिन आप किसी से बदला ना ले, आप किसी के प्रति नकारात्मक ना सोचे, तो ही आपकी एनर्जी में पॉजिटिविटी रहेगी और उसी से वर्क की डिलीवरी होगी। सर, आप ये बात कर रहे हैं डिलीवरी के मंत्री जी, आप ये बात तब की कर रहे हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बीजेपी के सर्वे सर्वा हुआ करते थे, वो बीजेपी की कमान उनके हाथ में थी। लेकिन अभी फिलहाल तो है कि शाम को आया राम, सुबह गया राम। अभी फिलहाल परिस्थिति तो ये चल रही है। देखिए मौसम सब आएंगे, सब मौसम आएंगे, लेकिन प्रकृति और स्थान वहीं खड़ा रहेगा। मौसम से पेड़ के पत्ते बदल जाएंगे, मैं बड़ा अदब से गिरेंगे, लेकिन नए आएंगे, बड़ा अदब से, लेकिन पेड़ वहीं रहेगा। देखिए, आपकी जो प्रकृति है ना, आप उसके गंभीरता से आप अपने नेचर के विपरीत जवाब नहीं दे सकते। मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं, आप अपने नेचर के बिल्कुल विपरीत जवाब नहीं देंगे। आपके मुख से कभी भी कोई भी बुरी बात नहीं निकलती, मैं बहुत अच्छे से समझता हूं। लेकिन पार्टी के अंदर जो चल रहा है, कम से कम जरा खुलकर तो बात करिए।
नहीं, बिल्कुल खुल के बात कर रहा हूँ। पार्टी में हर नेता, कोई भी नेता हो, हर समय सक्रिय रहना चाहता है। हर नेता अपने स्थान पे जागरूक रहना चाहता है। कोई भी नेता कभी भी ये नहीं चाहता है कि वो रिटायर हो। और शायद भारत में यही एक कौम है, भारत नहीं पूरी दुनिया में, तो क्या उमा भारती जी रिटायर नहीं होना चाहती है? आखिरी क्षण तक राजनीति की अपनी, उमा भारती जी रिटायर नहीं होना चाहती है? पार्टी रिटायर होना चाहेगा? पार्टी और संगठन और संघ क्या भरोसा जता रहा है? कोई भी नहीं रिटायर, कोई भी। देखिए, संगठन और संघ, हर व्यक्ति की अलग अलग एनर्जी है और सभी एनर्जी को जोड़कर शक्ति बढ़ाई जाती है। तो एनर्जी को जोड़ना एक नेचुरल प्रक्रिया है। हर फेज आता है, पीक और डाउन, सुबह और शाम, दिन और रात। सर, ये नेचर की प्रक्रिया, बड़े शब्दों के जाल में उलझाते हुए मुझे सर जो है सौजन्य भेंट, जो इस भेंट को आपने जिस तरह से शब्दों के जाल में उलझा के जो समय को आपने बिल्कुल काटा, मैंने जो आपसे सवाल किए उनका बराबर आपने राउंड एंड राउंड घुमाते गए। बीसी शर्मा साहब, जितना आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को समझते हैं, जरा वही समझ के हिसाब से मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत आप भी उनसे मुलाकात करते रहे, पार्टी में आपके साथ भी कई बार उन्होंने काम किया है। क्या लग रहा है, क्या एक ऐसा चेहरा, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसा चेहरा है जो एक सेकंड लेवल, यानी कि जब बात की जाती है कि आपकी सेकंड लाइन कब तैयार होगी, आपकी सेकंड लाइन कौन है, तो क्या ये वो चेहरा है जो सेकंड लाइन का चेहरा है? और मध्य प्रदेश में जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, मध्य प्रदेश में जिस तरह से उमा भारती जी का फिलहाल जो इंटरफेयर आया है, उससे लग रहा है कि ये सेकंड लाइन की एक तैयारी है ताकि फ्रंट लाइन को कभी भी चैलेंज किया जा सके। नहीं, फ्रंट लाइन को एक तरह से चैलेंज ही हो गया है ये, और इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन जो ओम प्रकाश सकलेजा जी ने कहा है जी, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा। दो चीज़ कही उनने जो महत्वपूर्ण है। एक तो उन्होंने कहा कि दिन के बाद रात आता है, रात के बाद फिर दिन आता है, और ये समय बदलता रहता है। और कमलनाथ जी का भी ये कहना है, कल के बाद आज, आज के बाद कल, और कल के बाद परसों आता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने तोड़फोड़ करके सरकार बनाई है, लेकिन ये सब स्थितियां जो आपने कहा कि 25 जो चुनाव होंगे उसके जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही पता लगेगा। अभी तो ये सब चेंजेस यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ये सब होते रहेंगे। एक लिक्विड पोजीशन है आज मध्य प्रदेश की राजनीति में। लेकिन ये पुराना इतिहास है, पुराना इतिहास है कि जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी में गए हैं वो कभी वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाए। और जो जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बनी है कि जब बड़े बड़े नेता, पूर्व मंत्री ये कहने लगे हैं कि हमें अपनी संस्कृति ही बदलना पड़ेगी, जो हम अपने कार्यकर्ताओं को सिखा रहे हैं उससे अलग सिखाना पड़ेगा। और इस पूरे संदर्भ में जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसमें टाइम लगा, विभागों के गठन में टाइम लगा, तो कहीं न कहीं बीजेपी के हाईकमांड को लगा है कि एक रेजिस्टेंस पैदा किया यहाँ के जो मुख्यमंत्री और जो लोग भी थे, तो वो कोई सा भी हाईकमांड बर्दाश्त करता नहीं है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये नया जो एक लाइन का क्रिएशन चल रहा है, जो आगे आके 25 चुनावों के बाद एक नई स्थिति आपको भारतीय जनता पार्टी में भी देखने को मिलेगी। और कांग्रेस तो निश्चित तौर पर, जो हम मानते हैं जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त हुई है, कोरोना संभालने में फेल हुए, सैकड़ों लोगों की जानें चली गई और लोगों के रोजगार चले गए, बिजली के भाव, डीजल, पेट्रोल, इस सब के भाव बढ़ गए, और आम आदमी, गरीब आदमी परेशान हो गया, कर्मचारी बहुत। इन सब का रिजल्ट तो आएगा हमारे पक्ष में जी, और हम ये चुनाव जीतेंगे और एक बार फिर कमलनाथ की सरकार बनेगी। लेकिन बीजेपी में भी बहुत चेंज आएंगे, क्योंकि हम अगर जो मैं कह रहा था बात अधूरी रह गई कि जो लोग भी गए, चाहे
चाहे संजय पाठक, लक्ष्मण सिंह, जितने भी गए वो कहीं ना कहीं रिबाउंड हुए और वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाए। तो ये जो लोग गए हैं, और एक भावना अगर आपने देखी हो, तुलसी सिलावट जी का जो एक स्टेटमेंट आया था, जो अंदर उनके गुबार था, वो प्रधानमंत्री और इनके मुख्यमंत्रियों के खिलाफ उनके गुबार आए, ये सब चीजें अंदर है। क्योंकि यही सिंधिया जी ने हमेशा से उमा भारती जी को, शिवराज जी को, सभी के खिलाफ ये उद्गार रहे हैं। जो मंदसौर का किसानों की जो गोली चली, हत्या हुई, उसके बारे में मंदसौर में भाषण हुए थे सिंधिया जी के, वो सब ऑन रिकॉर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल सर, शिवराज जी के खिलाफ बोले। समय कम है, ओम प्रकाश जी से भी रिएक्शन ले लेता हूं। ओम प्रकाश जी अंदर से नहीं है मंत्री जी, जरा ये बता दीजिए कि उजागर होती है। अब जब सीट खाली है बड़ा मलेरा की, सीधी सच्ची बात करते हैं, सपाट बात करते हैं, क्योंकि इधर उधर घुमा के ना मैं कहूंगा ना आपसे जवाब चाहूंगा। ये सीट खाली हो रही है, उमा भारती जी का दखल आ रहा है, पार्टी और संगठन के अंदर आने वाले चुनाव को लेकर जीत या हार दोनों तरफ काम करेंगे। उसके बाद का भी, क्योंकि बीजेपी जिस मोड में काम कर रही है 2014 से मैं देख रहा हूं, प्लान ए, बी और सी, 3 प्लान लेकर चलती है। तो ये प्लान बी क्या है? सी की बाद में बात कर लेंगे, सी चुनाव के बाद। जी दो विषय बहुत साफ है। पहला आपका सवाल, हेलो, आवाज गायब हो गया। जी जी, आप बोलिए सर। पहला सवाल आपने किया कि पीसी शर्मा जी ने कहा कि भाजपा में एडजस्ट नहीं हो रहे हैं लोग। मैं पूछना चाहता हूँ राजेंद्र शुक्ला कहाँ से आए? मैं पूछना चाहता हूँ संजय पाठक भी आज बिल्कुल सक्रियता से इन्होंने बीच में अफवाहें उड़ाई, त्रिपाठी जी हैं, और भी मैं 25 नेताओं के नाम गिना सकता हूँ। लेकिन ये सब नेता आना विचारधारा पे या लॉन्ग टर्म विजन को लेके काम करना, ये पार्टी बहुत धीरे 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 बढ़ रही है। आप वो देखिए सर, 30 सेकंड जल्दी जवाब दे दीजिएगा। जब 2 सांसद रहे जी, तब भी चर्चा नहीं की, और आज भी मैं बहुत पक्के विश्वास के साथ कह रहा हूं कि 25 की 25 सीटें हम जीतेंगे। हाँ। और बड़ी मजबूत सरकार के साथ। बड़ा मलेरा सीट से कौन? उस धोखे से जनता इतनी परेशान हो गई थी। सर क्या बात, बड़ा मलेरा से कौन? अब वो तो जो पार्टी तय करेगी, अभी मैं पार्टी के कोर ग्रुप में नहीं हूँ। जी जी जी, चलिए, जो भी पार्टी तय करेगी वो जीतेगा और 100% जीतेगा। चलिए, जो भी होगा 100% जीतेगा। लेकिन फिलहाल जो प्लान बी तैयार हो रहा है, इस प्लान बी को जमीन पर कौन ले जा रहा है? आगे क्या तैयारी है, और क्या वाकई ये मुलाकात सिर्फ एक बहाना था, सौजन्य मुलाकात थी, या इसके पीछे भी कोई कहानी है? लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का, ओम प्रकाश सकलेचा साहब आपका, पीसी शर्मा साहब आपका भी, नमस्कार।